हेलो एवरीवन। मैं हिमानी उपाध्याय। स्वागत है आप सभी का इस शो श्रृंखला में। पिछली श्रृंखलाओं में हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि सामान्य संभावना वक्र क्या होता है, व्हाट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, और उसकी विशेषताएं, उसका मीनिंग और उसके स्क्विड विकृति वितरण, स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानने की कोशिश की। उसके बाद के हम लोग ने व्याख्यान में कोर्टोसिस क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है, उसको जानने की कोशिश की। आज हम लोग शुरू करेंगे एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। सामान्य संभावना वक्र की उपयोगिता क्या है, हम कहाँ का इसका यूज कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग ने अभी पढ़ा था, पिछले डिस्कस किया था पिछले कुछ व्याख्यानों में, कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व कितना यूजफुल है ना। उसका हम यूज किन किन समस्याओं के समाधान में कर सकते हैं, उसको आज हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप पूरे व्याख्यान को ध्यान से सुनेंगे, जरूरत पड़ने पे नोट्स लेंगे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर ही इस चीज को आसानी से समझ सकेंगे और इसका उपयोग अलग अलग समस्याओं के समाधान में कर सकने में सक्षम होंगे। आइए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य संभावना वक्र की उपयोगिता क्या होती है। इसमें कोई शक नहीं है, सामान्य संभावना वक्र जो है, इट इज अ वाइटल स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज, है ना। संभावनाओं को ज्ञात करने में हम सांख्यिकी में इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, है ना? इससे अगर आप यूज करते हैं तो आसानी से कन्वर्ट रॉ स्कोर इनटू स्टैंडर्डाइज स्कोर, है ना। रॉ स्कोर को हम इस किस्म में बदल सकते हैं, स्टैंडर्डाइज स्कोर बदल सकते हैं। एनालाइज वेरिएशन इन फील्ड लाइक साइकोलॉजी, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स। तो इसका बहुत उपयोग कहाँ होता है? अपना साइकोलॉजी में, एजुकेशन में और इकोनॉमिक्स में, सोशल साइंसेस में हम कहें, इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की नॉलेज को अगर हम अच्छे से समझ गया है, हमें कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया है, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, जो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को आप आसानी से सुलझा सकते हैं, है ना। तो मतलब आप किस आधार पर? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की नॉलेज के बेस पे आप कर रहे हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स जो होती है, जो सोशल साइंसेज है, उसमें जनरली हमको ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं ना। जैसे कि आप देखना चाहते हैं कि ना, आपको पर्टिकुलर परसेंटेज दिया हुआ, तो आप उसे लिमिट फाइंड आउट करना है, या डिफिकल्टी लेवल फाइंड आउट करना है, या आप दो ग्रुप है, उन दोनों ग्रुप में से किस स्कोर कौन सा हायर है, कितना हायर है, तो उसको शो करना। इस तरह की अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को हम आसानी से नॉर्मल कर्व का उपयोग करके सुलझा सकते हैं। आइए इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो पहली एप्लीकेशन ले रहे हैं, एप्लीकेशन नंबर 1, अनुप्रयोग क्रमांक 1। जो प्रॉब्लम है, टू फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ केसेस विद इन गिवन लिमिट्स। ठीक है, समझ में बात आ रही है? यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है? आपको परसेंटेज ऑफ केसेस दिए हुए हैं एक पर्टिकुलर लिमिट के अंतर्गत, ठीक है। और उसकी आप सीमाएं ज्ञात कर रहे हैं, हायर लिमिट और लोअर लिमिट, निम्नतम सीमा, उच्चतम सीमा उनकी क्या है। ये प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है। तो यहाँ पर आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का उपयोग करते हुए आसानी से ये जो परसेंटेज ऑफ केसेस कितने आ रहे हैं उस लिमिट में, उस चीज को आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल है, द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एक आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, उसका जो मध्यमान है कितना है? 30। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4.5 और उसका प्रमाणिक विचलन है 4.5। अब आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एंड फाइंड आउट व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन स्कोर बिटवीन 25 टू 35। क्या निकालना है आपको? 25 से लेकर 35 के बीच में, स्कोर्स के बीच में कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसको निकालने के लिए आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को इस्तेमाल करके इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। क्या करेंगे आप इसमें? इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप काम करना है, आपको फर्स्ट डिटरमाइन सिग्मा डिस्टेंस। सिग्मा डिस्टेंस, या इसको हम जेड भी बोल सकते हैं, जेड स्कोर। तो सिग्मा डिस्टेंस फ्रॉम मीन, देन नंबर ऑफ केसेस between positive and negative distance will be found.
है ना। अब यहाँ पर देखो, जैसे अगर आपको याद होगा, जब हम टेबल की विशेषताएं पढ़ रहे थे, तो उस टेबल की विशेषताएं पढ़ते समय मैंने आप लोग को ये चीज समझाई थी कि आपका जो कर्व होता है, नॉर्मल कर्व कैसा है, सिमेट्रिकल है ना। और इसमें सेंटर में मीन जो है कहाँ होता है, हमेशा सेंटर में होता है। ये याद है ना आप लोगों को, इस चीज को मैं डिस्कस किया था, मीन कहाँ है यहाँ पर, सेंटर में। ठीक है। अब इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड ये दिए हुए सिग्मा डिस्टेंस दिया हुआ, आपको क्या दिया हुआ यहाँ पर, ये सिग्मा डिस्टेंस। और यहाँ मीन से 0 से शुरू हुआ, पॉजिटिव डायरेक्शन में +1 सिग्मा, +2 सिग्मा और +3 सिग्मा। ये कहाँ पर है, आपके राइट साइड। और उसके लेफ्ट साइड में आप देखेंगे क्या है, -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा, है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस ये दिया हुआ है। अब इसके बीच में आपको कितने परसेंटेज ऑफ केसेस आते हैं, उस चीज को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पर आप आसानी से, अगर इसका जो टेबल है, परसेंटेज ऑफ केसेस कितने आते हैं एनपीसी, जो एरिया ऑफ डिस्टेंस सिग्मा जेड स्कोर में, तो उसकी एक टेबल दी हुई है। और आप जितनी भी स्टैटिस्टिक्स की बुक्स देखेंगे, अच्छी बुक्स हैं, तो उन बुक्स में आपको आसानी से पीछे टेबल मिल जाएगी। ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो यही बात कर रही थी मैं, इतनी बात याद आ गई आप लोगों को जी। तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि आपने क्या क्या, पहले सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, डिटरमाइन सिग्मा डिस्टेंस। ठीक है। सिग्मा डिस्टेंस निकालेंगे तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि नंबर ऑफ केसेस होते हैं, पॉजिटिव केसेस और नेगेटिव डिस्टेंस, यानी पॉजिटिव डिस्टेंस और नेगेटिव डिस्टेंस है टेबल में, जैसे एरिया अंडर। तो यहाँ के क्या कहलाते हैं, ये दोनों साइड पे इक्वली डिवाइड है, -1 सिग्मा, -2 सिग्मा, -3 सिग्मा, पॉजिटिव साइड में +1 सिग्मा। ठीक है। +2 सिग्मा, +3 सिग्मा। ठीक है ना। तो ये, इसको हम आसानी से कहाँ देख सकते हैं, टेबल में देख सकते हैं। एक कौन सा टेबल है, टेबल का नाम है एरिया अंडर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का, है ना, समान संभावना वक्र। क्या जो तालिका है, उस तालिका में हम आसानी से सिग्मा डिस्टेंस जेड स्कोर को देख सकते हैं। और जेड स्कोर को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू x माइनस मीन। कैपिटल एक्स है, -m है मीन, और डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये समझना जरूरी है, जो कैपिटल एक्स क्या है, ये रॉ स्कोर जो आपको दिए हुए हैं वो है, जो मीन दिया हुआ है आपको सवाल में वो है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो दिया हुआ है ये सिग्मा। ठीक है। तो अब इसको जब आपने एक्स में से मीन को माइनस किया, तो क्या आपके पास आ जाएगा, स्मॉल एक्स। ठीक है। तो स्मॉल एक्स को अपन क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट द डेविएशन फ्रॉम द मीन, मीन से कितना विचलन हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ये फॉर्मूला किसका है, ये जेड स्कोर का फॉर्मूला है। ठीक है। तो यहाँ पे जेड प्राप्तांक बराबर क्या हो गया, स्मॉल एक्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाणिक विचलन। आपके पास मीन दिया हुआ है, आपको समस्या में आपके पास प्रमाणिक विचलन दिया हुआ है, आपको स्कोर भी दिए हुए हैं। आसानी से आप सारी सी वैल्यू आपके पास है, तो इनकी वैल्यूज को उसमें रखकर आप जेड स्कोर की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, समझने की कोशिश करेंगे, इसे सिग्मा डिस्टेंस ऑफ जेड स्कोर, पहला स्कोर कौन सा था, 25, और दूसरा स्कोर 35 दिया हुआ। तो सबसे पहले हम एक एक करके 1 बाय 1 कैलकुलेट करेंगे, सिग्मा डिस्टेंस निकालेंगे, कौन सा स्कोर, 25, 25 जो प्राप्तांक है उसका जेड स्कोर कैलकुलेट करेंगे, तो z = x - m डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाणिक विचलन, है ना। तो यहाँ पर 25 दिया हुआ है, यहाँ पर x क्या दिया हुआ है, आपको प्राप्तांक दिया हुआ है 25। 30 आपके पास मीन है, तो 25 में से 30 को माइनस किया, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपके पास -5 आ जाएगा। ठीक है। और डिवाइडेड बाय 4.5। ठीक है। तो -5 डिवाइडेड बाय 4.5, आप इससे कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा, -1.11 सिग्मा डिस्टेंस। ये स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ये सिग्मा डिस्टेंस है। ठीक। अब इसी तरह सिमिलरली हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा डिस्टेंस ऑफ स्कोर 35। 35 का भी आपने वैल्यूज रखी, तो यहाँ कितना आएगा, 35 - 30 डिवाइडेड बाय 4.5, है ना। अब आपने 35 में से 30 को माइनस किया, क्या आया आपके पास, 5 आया। 5 डिवाइडेड बाय 4.5, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1.11 सिग्मा डिस्टेंस। ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ये +1.11 सिग्मा डिस्टेंस। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। हम्म? आपने पहले क्या कैलकुलेट किया, आपने आपने पहले
जेड वैल्यू, स्कोर आपने कैलकुलेट किया। ठीक है। अब आप इतनी चीज आपके पास आ गई, अब आप क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट स्टेप करना है टू फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन स्कोर बिटवीन 25 to 35। आपने जेड स्कोर निकाल लिया। ठीक है। तो एक तरफ का आपका आया -1.11 सिग्मा डिस्टेंस, दूसरी तरफ का आया आपका +1.11 सिग्मा डिस्टेंस। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में ये स्कोर का कितने स्कोर के बीच में आ रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर आपने क्या करेंगे, ये आपके पास है -1.11 सिग्मा एंड +1.11 सिग्मा डिस्टेंस। ठीक है। तो फ्रॉम द टेबल, कौन सा टेबल देख रहे हैं, एरिया अंडर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, है ना। अब इस चीज को समझने से पहले आप इस टेबल को समझ लीजिए, है ना, उस दूरी में कितने परसेंटेज आ रहे हैं। तो ये परसेंटेज आपको जो टेबल दी हुई है, तालिका दी हुई है, पीछे आप देखेंगे सांख्यिकी की किताब में, अच्छी किताब है, गैरेट की किताब में भी देख सकते हैं, आप दूसरी किताबों में भी देख सकते हैं, तो उनमें पीछे आपको टेबल दी हुई है। उन टेबल में आप देखेंगे, इसे मैं भी आपको बताती हूँ, टेबल दिखा के उस चीज को समझाती हूँ आपको। ये टेबल दी हुई है। ठीक है। ये टेबल कौन सी है, ये आपकी स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, एरिया बिटवीन 0 to Z। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पूरा ये आपको जो कॉलम में दिए हुए हैं, ये 0.0 से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, है ना। और इस तरफ इसकी जो अलग अदर कॉलम दिए हुए हैं यहाँ पर, तो इस रो में आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है 0.00 से शुरू किया हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया 0.00 में वैल्यू 000 है। ठीक है। फिर इसके बाद वैल्यू बढ़नी शुरू हुई तो 0.01, तो 0.001, तो यहाँ 01, सॉरी, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू इतनी आई। तो 0.02 की वैल्यू ये आई, 0.03 की ये वैल्यू, है ना। तो धीरे धीरे बढ़ते क्या हुआ, 0.01 से लेके कहाँ तक है, 0.09 तक, है ना। जैसे 9 तक आया तो यहाँ पर ये पूरा होल नंबर हो जाएगा 0.1। ठीक है। 0.1, फिर इसके आगे नंबर चलेंगे वही सिमिलरली। तो ये वैल्यूज दी हुई है, इस वैल्यू जैसे 0.1 है, 0.1, पॉइंट वन वन के बीच में आप देखें नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी आ रही है, कितने स्कोर और परसेंटेज ऑफ केसेस आ रहे हैं, यहाँ पर 0.0438। ठीक है। दैट मीन्स 438 केसेस आ रहे हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। इसी चीज को हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे, इस जो सवाल जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, उस जितनी भी प्रॉब्लम है, आप हर प्रॉब्लम में आपको इस नॉर्मल टेबल को, एनपीसी टेबल को मैं जेड स्कोर दिखना आना चाहिए, है ना। इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, तो आसानी से आप इसको फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी सवाल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, इसमें अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, तो यहाँ पे -1.11 में कितने केसेस आ रहे हैं, +1.11 सिग्मा डिस्टेंस में कितने आ रहे हैं, है ना। तो इस टेबल में आप जब देखेंगे, ये वैल्यू आप देखेंगे ध्यान से, तो देखिए यहाँ से चल रहा है 0.1, 0.2, 0.3, है ना। आपके पास क्या है, 1.11, तो आप कहाँ जाएंगे, 1.1। ठीक है। और आपको क्या देखना है, 1.11, तो ये कहाँ जाएगा, यहां से आप चलेंगे, ऐसे चलेंगे आगे, है ना। ये आया है आपका 0.3665, ये आप देखिए कहाँ जा रहा है, ऊपर सीधे 0.01, तो कितना हो गया ये, 1.11। तो कितनी वैल्यू हुई इसकी, इसकी वैल्यू हुई 0.3665, है ना। तो नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए यहाँ पे, 36,665, है ना। और ये 1.1 दोनों साइड के लिए, क्योंकि आपका जो नॉर्मल कर्व है कैसा है, सिमेट्रिकल है, समरूप है। तो मीन के इस तरफ +1.11 और मीन के उस तरफ आपके -1.11, है ना। तो दोनों स्थिति में क्या होगी, वैल्यू सेम रहेगी, है ना। तो इसी चीज को देखो आप यहाँ पे हम देखते हैं, कितने केसेस हो गए यहाँ पे, 36.3665 परसेंटेज अपन निकालेंगे, इसके पास कितना हो जाएगा, 36.65% केसेस पॉजिटिव साइड आ रहे हैं। सिमिलरली उतने ही केसेस कितने हो जाएंगे, नेगेटिव साइड हो जाएंगे, है ना। 36.65, है ना, केसेस अंडर पॉजिटिव 1.11 स्टैंडर्ड डेविएशन। Thus, there will be a total of 36.65 plus 36.65 का आपने जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 73.30% केसेस बिटवीन कहाँ आ रहे हैं, जो हमारा सिग्मा डिस्टेंस आपने कैलकुलेट किया था, है ना, -1.11 और +1.11,
सिग्मा डिस्टेंस। तो दोनों के बीच में कितने आ रहे हैं टोटल परसेंटेज ऑफ केसेस? 73.30%। इसी चीज को आप इस ग्राफ से नॉर्मल कर्व में जब इसको हम प्लॉट करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से ये प्लॉट होगा। इसको इससे समझ सकते हैं, ये नॉर्मल कर्व बनाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर हम जो एरिया देख रहे हैं जेड की कितनी देख रहे हैं? +-1.11 सिग्मा डिस्टेंस देख रहे हैं। तो यहाँ पे बीच में मीन क्या है? सेंटर में जैसे आपको मालूम है 0 है ना। दोनों साइड हमने वैल्यूज देखी, है ना। तो ये क्या है? -1 सिग्मा, इससे थोड़ा सा ये आगे है। तो ये 1.1 -1.11, और यहाँ पे हो गया +1.11 सिग्मा डिस्टेंस में कितना टोटल नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ केसेस 73.30% केसेस आ रहे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको कैसे कैलकुलेट किया? जो प्रॉब्लम था उसमें आपको दिया हुआ था मीन, दिया हुआ था स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ था, और आपको वहां पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट उनके बीच में आपसे पूछा गया था, तो आपने ये कैलकुलेट किया। तो एनपीसी का प्रयोग करके आपने आसानी से इसको निकाला। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे, ये मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ, इस एग्जांपल को इसी तरीके से आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। ये एग्जांपल दिया हुआ, द मीन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 40, है ना। सामान्य आपको कितना दिया हुआ है? मध्यमान 40 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन है 3.7, है ना। अब आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट आर। एक इसमें अलग अलग दिया हुआ है, इकट्ठा ना देके अलग अलग, पर इतना सा डिफरेंस है, बाकी सेम स्टेप्स है, उन स्टेप्स में इसको आप सॉल्व करेंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन स्कोर मोर देन 50? 50 से अधिक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, ठीक है। और बी आपको कैलकुलेट करना है, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन स्कोर लेस देन 36 स्कोर, और कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने 36 से कम प्राप्त किए। ठीक है, आपके पास मीन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, दोनों स्कोर दिए, तो पहले आप 50 के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर आप 36 के लिए कैलकुलेट करेंगे, और फिर आप उसका ग्राफ भी बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, जेड जो एनपीसी टेबल में उसकी वैल्यू देखेंगे और ग्राफ भी बनाएंगे। ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हमने लिया, पहला समझने की कोशिश की। चलिए अब बात करते हैं एप्लीकेशन नंबर 2। एप्लीकेशन नंबर 2 है जहां पर आप इसका आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। To find out the limits of score in any normal distribution which include a given percentage of cases। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके पास दिया हुआ है, आपको जो फाइंड आउट करना है, निकालना है लिमिट्स ऑफ द स्कोर। उच्चतम सीमा क्या है, निम्नतम सीमा क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, और उसमें आपके पास क्या दिए हुए? परसेंटेज ऑफ केसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो भी आपको प्रॉब्लम दी जाती रहती है, उसमें मीन भी दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है ना। आप यहाँ पे आसानी से मैक्सिमम और मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स को आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। आपको यहाँ पे दिया क्या है? यहाँ पे परसेंटेज ऑफ केसेस दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। टू फाइंड आउट द लिमिट ऑफ स्कोर in any normal distribution which includes a given percentage of cases. For example, the mean of a normal distribution is 105.6, 105.6 है मध्यमान, और प्रमाणिक विचलन है, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 8.42। प्रमाणिक विचलन कितना है? 8.42 स्टैंडर्ड डेविएशन। कैलकुलेट एंड फाइंड आउट what the minimum and maximum limits are for the score of middle 70%। मध्य के बीच प्रतिशत विद्यार्थियों का न्यूनतम सीमा क्या होगी और उच्चतम सीमा क्या होगी, ये आपको निकालना है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इस प्रॉब्लम को? सबसे पहले आप काम करेंगे, ब्रेक डाउन द नॉर्मल कर्व एनपीसी एरिया इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। आपके पास जो भी है, सब जो प्रॉब्लम दी उस प्रॉब्लम में आप जो आपको दिया हुआ है एरिया, उस एरिया के अकॉर्डिंगली आप अपने नॉर्मल कप को आप क्या करेंगे? टुकड़ों में बांटेंगे, ठीक है। अब आपको सवाल में क्या दिया हुआ है? इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मिडिल 70% मीन, है ना। ये देखना है आप, मध्य के जो 70% विद्यार्थी है, प्रतिशत जो है उनका आपको निकालना है, ठीक है। मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट। तो यहाँ पर अगर अपन दोनों को ये बात मान के चलते हैं, नॉर्मल कर्व क्या है आपका? समरूप है, समान है, तो सेंटर में 0 है, उसको फोल्ड करेंगे दोनों साइड इक्वल, है ना। तो 70% को अगर आप डिवाइड करें 2 से तो कितना आएगा? 35 लाइज अबव द मीन। मीन के ऊपर कितना है?
35% है, मीन के नीचे कितना है 35% है, 35 प्लस 35 कितना होगा 70 हो जाएगा। ठीक है, तो 35% लाइज above the mean and the remaining half 35% lies below the mean. That is, there are 35% students, ये मान के चल रहे हैं कि 35% students on the one side of the mean and 35% of student on the other side of the mean, है ना। तो ये चीज हम चीज मान के चल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल कर्व है क्या है, बिल्कुल इक्वल है, बराबर दोनों साइड, मीन के दोनों तरफ बराबर फैला हुआ है। ठीक है, अब इस आधार पे आप क्या करेंगे, तो आपने यहाँ पे ब्रेक डाउन कर लिया 35%। अब आपको क्या निकालना है, जेड स्कोर निकालना है, फाइंडिंग द जेड स्कोर फ्रॉम द टेबल। ठीक है, एज शोन इन द टेबल। अब सबसे पहले हमको यहाँ पे बिना कैलकुलेशन किए क्या देखना है, आपको टेबल में देखेंगे, और टेबल में देखेंगे 3500 वाला एरिया कहाँ किस लोकेशन पे आ रहा है, किस जेड डिस्टेंस पे आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपने जब इसका टेबल देखा, तो मैं इस टेबल को फिर से खोलूंगी, ऐसे दिखाऊंगी आपको। आपने इस टेबल को ओपन किया, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू देखेंगे, आपको क्या दिखनी है 3500 दिखना है। ठीक है, तो ये 34 1.0 पे कितना है 34.3413 है ना, हमको चाहिए 3500। तो ये यहाँ दिया हुआ 34.3485 है ना, और यहाँ इसके आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़े आप, कितना आगे बढ़े आप, सिर्फ 1.1 आप आगे बढ़े, तो कितना हो रहा है ये पॉइंट, आपने देखा 1.03 पे, 1.03 पे कितना था 3485, परंतु जैसे ही हम आए 1.04 पर, कितना हो गया 3508, है ना। ये 35 से कम है, ये 35 से आप देखेंगे 35 से कितना है, थोड़ा सा ज्यादा है ना, ये बहुत ज्यादा कम है ना। 15 का डिफरेंस है, आप देखिए राउंड ऑफ करने में, और यहाँ पे सिर्फ 8 का डिफरेंस है। तो आप कौन सी वैल्यू को प्रेफर करेंगे, जिसमें पूरा कंप्लीट हो रहा है और थोड़ा सा ज्यादा है यहाँ पर, तो ये कौन सा होगा डिस्टेंस, जेड डिस्टेंस आपका कैलकुलेट हो रहा है यहाँ पर 1 इसके ऊपर आप देखेंगे कौन सा जा रहा है, ये 04। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। आपने यहां से इस टेबल से आपने देखा कि इसी केसेस कहां पर किस सिग्मा डिस्टेंस पे आ रहे हैं, इसको आपने निकाल देख लिया। ठीक है, इसको नोट कर लिया आपने 1.04। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। ओके, अब यहाँ पर हमने जैसे बोला था कि आपने टेबल में देखा कि 3500 कहाँ आ रहा है, तो जैसे अभी मैंने टेबल में दिखाया, z इजिकल टू कहाँ पे आ रहा था 1.04, है ना। द करस्पॉन्डिंग एरिया कवरेज इज एग्जैक्टली 3508, है ना। तो ये थोड़ा सा 35 से ज्यादा, उसके अगर अपन एक डेसिमल .1 भी नीचे जाते हैं तो वो ज्यादा कम हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए अपर लिमिट क्या हुई इसकी, अपर लिमिट बाउंड्री है z इजिकल टू +1.04। ठीक है, और लोअर लिमिट देखेंगे आप, तो मीन के दूसरी तरफ नेगेटिव साइड आप देखेंगे, लोअर लिमिट बाउंड्री z इजिकल टू -1.04। तो ये आपने कहां से कैलकुलेट कर ली, सिग्मा डिस्टेंस कहां से निकाला आपने, जेड स्कोर कहां से निकाला, जेड स्कोर या जेड डिस्टेंस जो है आपने निकाला कहां से, एनपीसी टेबल से, है ना। एनपीसी टेबल से कैसे निकाला ये मैंने आपको समझाया, बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब इसको आप कैसे आगे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब तीसरा स्टेप आप करेंगे इसमें, पहला आपने नॉर्मल कर्व को डिवाइड किया, दूसरा फिर आपने जेड स्कोर का डिस्टेंस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का टेबल से देखा, कैलकुलेशन करेंगे। तो फॉर्मूला आपको मालूम है, जेड इजिकल टू होता है x माइनस एम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें से x को बाहर निकालेंगे, है ना, x को बाहर निकाला तो क्या हो जाएगा, x इजिकल टू m मतलब मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू जेड हो जाएगा, जेड पीछे जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू हो गया। तो इन गिवन एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन ना, समस्या जो आपके पास दी उसमें मीन आपको दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अब आप आसानी से उसको जेड जेड वैल्यू भी आपने नॉर्मल कर्व से कैलकुलेट कर ली है ना। तो सारी वैल्यूज को आप अपने फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x इजिकल टू 105.6 ये मीन दिया हुआ था, 8.42 ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया था, प्लस 8.42 इंटू 1.04 ये डिस्टेंस आपने निकाला दोनों साइड के लिए। ठीक है, अब इसको आपने यहाँ पर पूरा सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 8.42 इंटू 1.04 करेंगे तो कितना आएगा
8.7568 इतनी वैल्यू आएगी जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इन दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने से कितना हो जाएगा ये 114.3568, है ना, 114.3568। ठीक है, इसको अगर अपन राउंड अप में लिखेंगे तो आप आसानी से 114 लिख सकते हैं। ठीक है, कितनी बार समझ में आ रही है? आप सिमिलरली ये आपने पॉजिटिव डायरेक्शन में निकाला, वही कैलकुलेशन हम नेगेटिव डायरेक्शन में करेंगे, है ना, नकारात्मक दिशा में जाएंगे। तो वहां पर भी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर -1.04 सिग्मा डिस्टेंस। तो यहाँ पे वैल्यू आपने रखी तो कितना हो जाएगा 105.6 प्लस 8.42 इंटू -1.04। ठीक है, अब यहाँ पर आपने जब इसको मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप, तो +8.42 मल्टीप्लाई -1.04 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन के समय प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर 8.7568 माइनस, आपने इसमें से माइनस किया कितना हुआ 96.8432। ठीक है, इसको राउंड अप करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये, क्योंकि ये पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं 84 है ना, इट इज मोर देन 0.5, है ना, 0.5 से ज्यादा है। यहाँ पे क्या होता है 0.5 से ये कम था। ठीक है, इसके लिए हमने इसको राउंड अप करते समय यहाँ पर इनको निग्लेक्ट कर दिया, परंतु यहाँ पर क्या है, ये 0.5 से ज्यादा है वैल्यू। तो यहाँ पर हम इसको राउंड अप करने के लिए 96.84 का क्या लिख सकते हैं, हम आसानी से 95 लिख सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या हुआ, आपके जो नेगेटिव साइड है, लोअर लिमिट कितनी आ रही है 97 और मैक्सिमम लिमिट कितनी आ रही है 114। इसको आप डायग्राम के थ्रू बना के दिखा सकते हैं, आप आसानी से। नॉर्मल कर्व आपने बनाया तो कैसा बन जाएगा ये, आ, यहाँ पे दिखाने के लिए इसको थोड़ा ऊपर बनाया है। सेंटर में ये मीन है ना, माइनस साइड भी 35% केसेस है और पॉजिटिव साइड भी 35% केसेस है। सिग्मा डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया यहाँ पर, सिग्मा डिस्टेंस कैलकुलेट किया तो 1.04, है ना, इस साइड प्लस 1.04 सिग्मा डिस्टेंस। इसमें नंबर ऑफ स्कोर जब आपने कैलकुलेट किए जेड से तो कितना निकला, ये यहाँ पर एक्स वैल्यू निकाली आपने 90, मतलब लोअर लिमिट जो है 97 है। सबसे निम्नतम प्राप्तांक कितना है यहाँ पर 97, और यहाँ पे उच्चतम प्राप्तांक आ रहा है 114। ठीक है, समझ में आ रही बात? इस तरह से इस डायग्राम से आप इसको बता सकते हैं, इस डायग्राम से जो प्रॉब्लम है उसको इजीली पूरी क्लियर हो रही है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं आंसर कितना है, द मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट आर 97 एंड 114 फॉर द स्कोर ऑफ मिडिल 70% ऑफ स्टूडेंट। इस तरह से आंसर लिखें। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? ये एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आप इसको सिमिलर जैसा ये समझाया उसी स्टेप्स में इसको आप सॉल्व करेंगे। द मीन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज 105.6, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 8.42। आप कैलकुलेट करना है आपको व्हाट इज अ मैक्सिमम स्कोर लिमिट फॉर द लोएस्ट 30% और व्हाट इज अ मिनिमम स्कोर लिमिट फॉर द हाईएस्ट 20%। देखिए आप ये ध्यान देंगे, हाईएस्ट 20% है और लोएस्ट 30%, है ना। इसको इसी सेम पैटर्न पे जिस तरह से इसको सॉल्व किया इस प्रॉब्लम को भी इसी तरीके से इन्हीं स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही? अब अपन चलते हैं एप्लीकेशन नंबर 3, उपयोगिता क्रमांक 3। इसकी इसमें आप कौन सी तरह की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, टू कंपेयर द टू डिस्ट्रीब्यूशन इन टर्म ऑफ ओवरलैपिंग, है ना। आपके पास दो समूह है, अलग अलग समूह, और एक ही तरह के टेस्ट है या एक ही चीज के लिए आपने कैलकुलेट किया दो लोगों का, फिर उनको आप आसानी से आपस में कंपेयर कर सकते हैं कौन सा कम है, किसमें ज्यादा स्कोर है, किसमें फैलाव कम है, किसमें फैलाव ज्यादा है ना। तो इसको आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को इस तरह से नॉर्मल कर्व को यूज करके। तो इन फॉर एग्जाम्पल इन अ साइकोलॉजी टेस्ट द मीन स्कोर ऑफ बॉय इज, है ना, गर्ल्स और बॉयज दोनों का साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया, दोनों का जो मीन आया, बॉयज का मीन आया 70.48 और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया कितना आया 6.75। ऑन द सेम टेस्ट, वही टेस्ट आपने गर्ल्स के ऊपर अप्लाई किया, तो उनका मार्क्स जो मीन स्कोर आया 74.83 और स्टैंडर्ड डेविएशन आया 4.32। अब यहाँ पर इसको आप क्या करना है, आपको बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन फाइंड आउट व्हाट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स स्कोर हायर देन द मीन स्कोर ऑफ बॉयज, ये आप कैलकुलेट करेंगे।
ठीक है, कितना ज्यादा गर्ल्स का स्कोर कितना हायर है, कितने प्रतिशत उच्च है बॉयज के स्कोर से। ठीक है, इसको आपको आप कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत इजी है, आसानी से इसको इधर पे समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। तो सबसे पहला काम करेंगे आप, डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स, बॉयज और गर्ल्स के मीन स्कोर में कितना डिफरेंस है उसको कैलकुलेट करेंगे। पहला काम किया, फर्स्ट स्टेप। तो वी फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हायर देन द बॉयज, है ना। तो कैसे देख रहे हैं, गर्ल्स का कितना मीन है 74.83, बॉयज का है 70.48। द डिफरेंस कितना हो गया, द डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स मीन एंड बॉयज मीन इज 74.83 माइनस 70.48, कितने पॉइंट वन माइनस किया तो दोनों का 4.35 पॉइंट्स, इतना डिफरेंस है। गर्ल्स का जो मीन है इतना अधिक है बॉयज। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप, अब आपको कन्वर्ट द डिफरेंस, जो डिफरेंस आया है, जितने भी पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है उसको कन्वर्ट किस में करना है, इनटू जेड स्क्वायर, सिग्मा डिस्टेंस में आप उसको कन्वर्ट करेंगे फॉर गर्ल्स डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर कैलकुलेशन करते समय जो बॉयज का मीन है उसको हम आधार मान के चल रहे हैं, द बॉयज मीन इज बेस। तो z इज इक्वल टू एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, जेड स्कोर हमको निकालना है। तो यहाँ पर आपने जो x निकाला, क्या निकाला, गर्ल्स मीन का, गर्ल्स का मीन और बॉयज का मीन, है ना, लड़कियों का लड़कों के मीन में से घटाया। तो कितना हुआ ये 74.83 माइनस 70.48, है ना, तो कितना है 4.35। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ था, तो यहाँ पे किसका ले रहे हैं हमने, आधार किसको माना है, यहाँ पर बॉयज को माना है, तो 6.75 का। तो कितना आ रहा है ये, -0.644, ये आपके पास आंसर आया। इसमें देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम में बॉयज का कितना था 6.75, आधार हमने इसको माना था तो इसको लिया। ठीक है, ठीक, तो आपने इसको कैलकुलेट किया तो कितना हो गया ये, पॉइंट -0.644, कैलकुलेट डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा। थर्ड स्टेप जो आप करेंगे इसमें, फाइंड द करस्पॉन्डिंग परसेंटेज फ्रॉम नॉर्मल कर्व। जो परसेंटेज हमारे पास आया उस परसेंटेज में आप क्या करेंगे, नॉर्मल कर्व की टेबल खोलेंगे, उसमें कितने परसेंटेज ऑफ केसेस आ रहे हैं, 0.6 कितना था यहाँ पर, 0.64। ठीक है ना, तो अब जब नॉर्मल कर्व में देखा तो कितना आ रहा है, इसको हम पहले देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, आपको ग्राफ उसी से टेबल से मैं बताती हूँ। 0.64, तो ये 0.6 यहाँ पर दिया हुआ है ना, और 0.61, 0.62, 0.63, 0.64, ये मान आया था ना। तो कितना वैल्यू दी हुई है 23.89, समझ में आ रहा है ना कैसे देखा मैंने, ये परसेंटेज ऑफ केसेस कितने हैं 23.89। ठीक है, अब इसी चीज को आप देखेंगे इसमें, 23.89% ऑफ केसेस फॉल बिटवीन द मीन एंड 0.64 सिग्मा डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में कितना है। तो सिंस मतलब मीन से लेके 0.64 के बीच में कितने परसेंटेज ऑफ केसेस आ रहे हैं, 23.89% केसेस, है ना। तो सिंस 50% ऑफ ऑल केसेस, ये जैसा कि आप हमको मालूम है, आप सब जानते इतनी देर से समझते आ रहे हैं, 50% कर्व के राइट साइड है, 50% केसेस की तरह है लेफ्ट साइड है ना, नेगेटिव साइड। तो 50% of all cases fall on positive side of the mean. The percentage of girls scoring higher than boys is, तो यहाँ पे 50 में से हमने जितनी हायर है उसमें से अपन माइनस किया, अपन ने 23.89 को, तो टोटल कितना निकला 26.11%, जो गर्ल्स हैं वो कहाँ है, हायर साइड। ठीक है, बॉयज से। इसको ग्राफ से हम समझ सकते हैं। ठीक है, ये ग्राफ आपके सामने है नॉर्मल का। तो इसमें आप देखिए, ये जो बना हुआ नीचे वाला ग्राफ है वो बॉयज का है, ऊपर जो ग्राफ बना हुआ है ये गर्ल्स का दिया हुआ है ना। तो बॉयज का मीन देख रहे हैं कितना है 70.48, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 6.75, और गर्ल्स का कितना मीन था 74.83, स्टैंडर्ड डेविएशन 4.32, है ना। तो यहाँ पर देखिए बॉयज का तो यहाँ पर सेंटर में इतना ही आ रहा है 70 मीन, परंतु गर्ल्स का कितना आगे आ रहा है, ये आगे की साइड जा रहा है। ठीक है, और कितना आगे जा रहा है ये 0.64, है ना। तो यहाँ पर ये आया ये इस तरफ से। तो इसके बाद ये पूरा आप देख रहे हैं शेडेड एरिया है, ये ओवरलैपिंग एरिया है। ये टोटल परसेंटेज ऑफ केसेस कितने हैं 26.11% ऑफ गर्ल, है ये हायर साइड। ठीक है, तो यहाँ पर जो, क्योंकि जो कर्व बन रहा है बॉयज का फ्लैट है थोड़ा सा, और गर्ल्स का थोड़ा सा उभरा हुआ पीक बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो किस तरीके से निकाला स्टेप समझ में आया, कि पहले आपने ब्रेक डाउन किया, फिर आपने उसका डिफरेंस देखा, फिर आपने जेड स्कोर कैलकुलेट किया। ठीक है,
और फिर आप ये ग्राफ बना के उसको नॉर्मल कर में आपने एरिया को फाइंड आउट किया, फिर ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो आंसर कितना लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, 26.11% परसेंटेज ऑफ गर्ल्स स्कोरिंग अबव द बॉयज मीन। ये कैलकुलेट हुआ आंसर। ठीक है, ये समझ में आ रही बात। आप इसी तरह से मैं एक सिमिलर प्रॉब्लम आप लोग को एग्जाम्पल के रूप में दे रही हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए और इसको आप बिल्कुल जिस पैटर्न से समझाया उसी पैटर्न से आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इन अ स्टैंडर्डाइज्ड फिजिक्स टेस्ट द मीन स्कोर फॉर ग्रुप ए, यहाँ पे टू ग्रुप है, ग्रुप ए और ग्रुप बी, तो उनका जो मीन है कितना है, 68.50। स्टैंडर्ड डेविएशन 8.20 ग्रुप ए का। और जो ग्रुप बी है, सेम टेस्ट लिया उनका, उनका मीन कितना आ रहा है ग्रुप बी का, 75.10, है ना। On the same test, the mean score of group B is 75.10 and the standard deviation is 5.40. प्रमाणिक विचलन कितना है, 5.40। Based on calculation, find out what percentage of group B scored higher than the mean score of group A. सेम प्रोसेस है, सेम क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है। उसी एग्जाम्पल को आप जो स्टेप्स मैंने बताई उन्हीं स्टेप्स के को आधार बना के आप कैलकुलेट करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर समझ में कुछ नहीं आता है तो आप उससे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख के डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोगों को बात समझ में आई होगी। हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी आज हमने 3 प्रॉब्लम्स को लेके इसके एप्लीकेशन को देखा, आगे की एप्लीकेशन इसके बाद डिस्कस करेंगे, है ना। ये अभी कंटिन्यू रहेगा। थैंक यू।